कल्पवृक्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सबको पता है, मैं यहां पे साइंस सब्जेक्ट पढ़ाता हूं और आप सबको पता है कि इससे पहले हमने साइंस की एक परिचय वाला वीडियो मैं हमारे जो ग्रुप है चैनल वहां पे डाला हुआ है, तो आप ज़रूर उसको देखो। और मैं जब साइंस का परिचय बताया तो साइंस का पूरा उद्भव से लेके क्या है ये सारा चीज़ बताया हूँ। उसके बाद साइंस को हमने 3 भाग में बांटे, तो उसमें 3 भाग था। पहला भौतिक, दूसरा रसायन और तीसरा जीव विज्ञान, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो फिजिक्स का वेटेज, केमिस्ट्री का वेटेज और बायोलॉजी का वेटेज। आप सबको पता है कि साइंस एक बेहद महत्वपूर्ण विषय है जो आपके हर एक एग्ज़ाम में इसका एक विशेष वेटेज होता है। और जहाँ तक मैं आप लोग को इस लेवल का आपका सिलेबस जो है मतलब कवर कराऊंगा कि जितने भी टॉपिक्स होंगे, जो क्वेश्चन अभी तक एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, हमारे नोट्स के इर्द गिर्द ही हैं, कोई ज़्यादा बाहर नहीं है। ठीक है, तो सारा चीज़ आपको समझ में आएगा बहुत बेहतरीन तरीके से। पूरे जितने भी इमेज है उसके फॉर्म पे समझेंगे सारी चीज़ों को और ज़्यादा अच्छा कोशिश करेंगे बेहतर और करने का। तो आज हम लोग चालू करने वाले हैं जो साइंस का सबसे बड़ा जो वेटेज होता है वो होता है जीव विज्ञान का। तो बायोलॉजी जो सेक्शन है उसमें सबसे ज़्यादा वेटेज होता है एग्ज़ाम में, और एग्ज़ाम में सारे क्वेश्चन का यदि परसेंटेज देखें तो 60 to 65% जो क्वेश्चन हैं वो बायोलॉजी से बनते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी, जीव विज्ञान। जीव विज्ञान आप देख रहे हैं, जीव विज्ञान मतलब सीधी सीधी बात है जियो का, ठीक है ना। बायोलॉजिस्ट को बोला जाता है, बायो अर्थात जीव, लॉजी मतलब होता है अध्ययन, मतलब जीवों का अध्ययन। ठीक है, तो एक डेफिनेशन देखते हैं। आप देख रहे हैं कि जीव विज्ञान में इतनी सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो हम देखेंगे जीव विज्ञान का डेफिनेशन देखेंगे। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव और उनके अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है जीव विज्ञान या बायोलॉजी कहलाता है। यहां पे एक वर्ड है, एक मिनट रुकेंगे। यहां पे एक वर्ड है अंतर संबंधों। अंतर संबंध मतलब है इंटर रिलेशन। जब जीव का मतलब विज्ञान की वह शाखा जिसमें ये बोला गया है जीव, जो 2 जीव हैं और उनके इंटर रिलेशन, उनके अंतर संबंधों का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है, जीव विज्ञान कहा जाता है। इसके बाद जीव विज्ञान के अंतर्गत आप देख सकते हैं, मैं इस इमेज में लगभग सारी चीज़ों को डाला हूँ। एक पूरे जो जीव हैं, चाहे सूक्ष्म जीव हो, जीवाणु हो, ठीक है, उसके बाद शैवाल हो, उसके बाद और जितने भी चीज़ें आप देख रहे हैं, पत्तियां हैं, मनुष्य और जितने भी है, एक छोटे छोटे इमेज के फॉर्म पे आप सारी चीज़ों को आप देख सकते हैं। तो इतनी चीज़ें बायोलॉजी में अध्ययन की जाती है। तो क्या है बायोलॉजी, फिर से एक बार देखते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव और उनके अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है जीव विज्ञान या क्या कहलाता है, बायोलॉजी कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। जीव विज्ञान के एक सेक्शन में देखते हैं जिसमें हम देखेंगे जीव विज्ञान में कुछ आप ध्यान दोगे तो जीव विज्ञान के जो कुछ जनक है, जैसे हम लोग दिखे हैं प्रमुख जनक जिनसे लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं, उनको मैंने आपके नोट्स में इन चीज़ों को रखा हूं कि बहुत अच्छे ढंग से आपका बने और क्वेश्चन किसी भी लेवल से आपसे छूटे ना। तो कुछ प्रमुख जनक है उनके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान के जनक किन्हें कहा जाता है, तो अरस्तु को कहा जाता है। ये अरस्तु जी हैं, आप देख रहे हो। तो यहाँ पे देखते हैं कि जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु है। तो अरस्तु को क्यों कहते हैं, आपको सबको पता होगा। जो पाश्चात्य है, पाश्चात्य सभ्यता मतलब वेस्टर्न कल्चर में देखेंगे, जो पश्चिमी देश हैं, उनमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण फिलोसोफर हुए, साहित्यक हुए, जिनका नाम था सुकरात, जिसको सोक्रेट्स बोलते हैं। फिर उनके जो स्टूडेंट हुए वो प्लेटो हुए, और प्लेटो के स्टूडेंट थे अरस्तु। अरस्तु वही है जो सिकंदर महान, द अलेक्जेंडर थे, उनके ये गुरु थे। पहली बार इन्होंने समस्त लगभग 250 जीवों का एक लिस्ट बनाया, और पहली बार जीवों को मतलब पैर के आधार पर, उनके आकार के आधार पर, आकृति के आधार पर, हाथ पैर के आधार पर एक लिस्ट तैयार की। उन लिस्ट को 250 जीवों की लिस्ट थी, उन लिस्ट के आधार पर पहला व्यवस्थित लिस्ट और पहला क्लासिफिकेशन समझिए, पहली बार जिन्होंने दिया था वो कौन थे, अरस्तु।
इसलिए अरस्तु को जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान, स्पेशली इन्होंने किसके बारे में बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया था, तो जंतु के बारे में किया था। लेकिन प्रारंभ को जंतु किसके अंतर्गत आता है, जीव, तो दोनों के इसको जनक कहा जाता है। तो फादर ऑफ बायोलॉजी एंड जूलॉजी दोनों जो है वो कौन है, अरस्तु हैं। नेक्स्ट आते हैं वनस्पति विज्ञान के जनक। अब आपको बताऊं कि वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है। तो एक है थियोफ्रेट्स। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, थियोफ्रेट्स। ये आप देख रहे हैं थियोफ्रेट्स है, ठीक है। लगभग क्या बोलते हैं, मतलब अरस्तु के खोज के पश्चात 100 साल के बाद थियोफ्रेट्स ने 450 प्रकार की वनस्पतियों का व्यवस्थित क्लासिफिकेशन अपने बुक में किया, इसलिए इन्हें वनस्पति विज्ञान के जनक कहा जाता है। तो वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, थियोफ्रेट्स। आगे आते हैं हम, अगला जो है चिकित्सा विज्ञान के जनक। पहली बार चिकित्सा को व्यवस्थित रूप से जमाने का जो कार्य था, कि जो चिकित्सा की पद्धति है उसको जमाने का जो काम किया था वो किए थे हिप्पोक्रेट्स, इसलिए इन्हें चिकित्सा विज्ञान के जनक कहा जाता है। आज भी आप देखेंगे कि जो एमबीबीएस वगैरह की पढ़ाई होती है तो इनकी शपथ दिलाई जाती है, किनकी, हिप्पोक्रेट्स की। अब नेक्स्ट आते हैं, अगला जो है भारतीय वनस्पति विज्ञान के जनक विलियम रॉक्सबर्ग। आप सबको पता है कि भारत एक लौता ऐसे कंट्री जिसमें सभी प्रकार की वनस्पतियां विद्यमान हैं, चाहे शीत कटिबंधी हो, शीतोष्ण कटिबंधी हो, आप सब पढ़े होंगे। तो उनका विस्तृत अध्ययन किसने किया था, विलियम रॉक्सबर्ग ने किया था। क्योंकि आप जान रहे हो कि जितने भी खोज के दौरान उस टाइम पे जो भारत ब्रिटेन का क्या था, उपनिवेश था, तो इन्होंने ही बहुत विस्तृत तरीके से अध्ययन किया, इसलिए भारतीय वनस्पति विज्ञान का गहन अध्ययन किन्होंने किया था, तो वो था विलियम रॉक्सबर्ग। इसलिए भारतीय वनस्पति विज्ञान के जनक किनको कहा जाता है, विलियम रॉक्सबर्ग को कहा जाता है। आगे आते हैं, अब आते हैं द्विवर्गीकी और द्विनामकरण पद्धति के जनक, ठीक है, कैरोलस लिनियस। द्विवर्गीकी मतलब समस्त जीवों को सबसे पहले, समस्त जो जीव हैं उनको दो प्रकार जो बांटे थे उनका नाम था कैरोलस लिनियस। जैसे कौन से दो प्रकार, समस्त जीवों को पादप और जंतु। यहां पे आप याद रखेंगे जो दो प्रकार के जीव थे वो कौन थे, पादप और जंतु, ठीक है, जीव। तो पादप और जंतु तो समस्त जीवों को दो भागों में बांटे थे कैरोलस लिनियस, इसलिए द्विवर्गीकी। उसके बाद है जिसको टैक्सोनॉमी कहा जाता है। उसके बाद देखेंगे द्विनामकरण पद्धति। द्विनामकरण पद्धति बाई नॉमेनक्लेचर। जैसे आप देखे होंगे कि जैसे हम लोग नाम लिखते हैं, आप जिनका भी नाम है, जैसे योगेंद्र साहू, योगेंद्र यादव, ठीक है, तो जो नाम लिखते हो और लिखने के पश्चात आप सरनेम लिखते हो, तो उसी प्रकार नाम और उसके बाद आपकी जो जाति है जैसे प्रदर्शित होती है, वैसे जो आपकी जाति आपके नाम के साथ प्रदर्शित होती है, ठीक है। उनको सबसे पहले जिन्होंने बताया था उनका क्या नाम था, कैरोलस लिनियस, ठीक है। तो आपने क्या देखा, ये दो प्रकार के, एक तो सबसे पहले इन्होंने दो वर्ग किया। पहला क्या था, तो पहला इन्होंने क्या किया, द्विवर्गीकरण किया, ठीक है। पहली बार समस्त जीवों को दो भागों में बांटा और उसके बाद जो नाम हैं उनको दो नाम दिया। किन्होंने नाम दिया, कैरोलस लिनियस। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी या फादर ऑफ नोमेनक्लेचर, ठीक है, दोनों। अब आते हैं 5 जगत वर्गीकरण के जनक। समस्त जो जीव हैं, आगे चल के धीरे धीरे जब दो भागों में देखा गया, सिर्फ पादप और जंतु देखे, तो उसमें कवक वाला पार्ट आया, फिर सूक्ष्म जीव आए, तो उनका अध्ययन बहुत ब्रॉड होते गया, बहुत ज्यादा बड़ा होते गया, जिसको हम आसानी से अध्ययन नहीं कर सके। तो उस अध्ययन को और सरल बनाने के लिए आर.एच. व्हिटेकर, ठीक है, किन्होंने, आर.एच. व्हिटेकर जो थे, इन्होंने 1969 में 5 जगत में, समस्त जीवों को 5 जगत में बांट दिया। उन 5 जगत का नाम है मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु। तो सबसे पहले कैरोलस लिनियस ने
दो भागों में बांटा था, पादप और जंतु, मतलब आप समझ गए, एक बॉटनी और जूलॉजी। उसके बाद आर.एच. व्हिटेकर ने कितने भागों में बांटा? 5 भागों में बांटा। सबसे सरल जीवों को हमने रखे मोनेरा में, फिर उसके बाद थोड़े जटिल प्रोटिस्टा में, और थोड़े फिर कवक, उसके बाद क्या है पादप, और उसके बाद क्या है जंतु। तो सबसे जो डेवलप और सबसे विकसित जो जीव है जंतु। इस प्रकार 5 जगत वर्गीकरण अभी वर्तमान में जो क्लासिफिकेशन चालू है, आप याद रखेंगे आर.एच. व्हिटेकर का चालू है। तो वर्तमान में यदि हम किसी भी जीव का वर्गीकरण करते हैं, ये कई बार प्रश्न पूछा गया कि वर्तमान वर्गीकरण किस जो क्या बोलते हैं जीव वैज्ञानिक द्वारा दिया गया था, तो इसमें आपको 4-5 ऑप्शन देंगे और आपको क्या लेना है? आर.एच. व्हिटेकर जी को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हमारा सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, कोशिका। तो सबसे पहले कोशिका जो है उसके समझने के पहले आपको थोड़ा सा आपको समझाता हूं। कोशिका सबसे छोटी इकाई, सबसे क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई है। किसी भी जीव की जो सबसे छोटी इकाई होती है कोशिका। तो यहाँ पे सबसे पहले कोशिका का जो डेफिनेशन है उसको समझते हैं। ठीक है, कोशिका किसी भी जीव की क्रियात्मक, ठीक है, फंक्शनल और संरचनात्मक स्ट्रक्चरल इकाई है, यूनिट है। कोशिका के समूह को ऊतक टिश्यू, ऊतक के समूह को अंग और अंग के समूह को शरीर या अंग तंत्र कहते हैं। मतलब यहां कहने का अर्थ यह है कि सबसे छोटी इकाई कौन है? कोशिका है। जो कोशिका है, जब कोशिका सबसे छोटी इकाई है, कोशिका जब आपस में समूह में बनती है, जब कोशिका के समूह को हम क्या बोलते हैं? ऊतक बोलते हैं। तो कोशिका के समूह को हम क्या बोलें? ऊतक। ठीक है, सेल के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? टिश्यू। ऊतक के समूह को हम क्या बोलते हैं? अंग। मतलब टिश्यू के जो ग्रुप है उसको हम क्या बोलेंगे? ऑर्गन। और अंग के जो समूह हैं उसको क्या बोलते हैं? शरीर, या उसी को ही बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम, अंग तंत्र कहते हैं। तो आपने देखा सबसे छोटी इकाई, जो सबसे छोटी इकाई है वो कौन है? कोशिका। मतलब आप देखो, आपके जो सेल होते हैं, जो छिलके निकलते हैं, स्केल एकदम छोटी सी, वो एक कोशिका है। उस कोशिका के बहुत सारे समूह मिलके आपके ये क्या बनाते हैं? ऊतक। जैसे आप देखना इधर का कलर, इधर का कलर, ये सब अलग अलग है, ये सब ऊतक है। कई ऊतक मिलके बनाए अंग। अंग मतलब हाथ पैर, अंदर में लीवर हो गया, हार्ट हो गया, सब क्या है? अंग है, ऑर्गन्स है। और बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके पूरे होल बॉडी, पूरे शरीर का क्या कर रहा है? निर्माण कर रहा है। अर्थात मैंने आपको क्या बताया कि पूरे जो अंग है, ऑर्गन के जो क्या है ग्रुप है, जब वो मिलते हैं तब क्या बनता है? बॉडी। तो आपने देखा सबसे छोटा, जो सबसे छोटा आधारी पॉइंट है वो कौन सा है? कोशिका है। तो कोशिका के समूह से क्या मिलके बनता है? ऊतक। ऊतक के समूह से अंग, और अंग के समूह से क्या मिलके बनता है? शरीर। तो आपको यही ध्यान देना है कि यदि हम जाएंगे, जैसे आपका शरीर है, शरीर को ध्यान से देखोगे तो शरीर किससे मिलके बना हुआ है? अंग से। अंग जो है किससे मिलके बना हुआ है? ऊतक। और ऊतक जो है अंततः किससे मिलके बना हुआ है? तो कोशिका से मिलके बना हुआ है। आप देख रहे हैं यहाँ पे, एक मिनट, एक सेल है, सेल के ग्रुप जो है ये टिश्यू है। और आपको बता दूं ऊतक के 4 प्रकार होते हैं। एक है कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा है एपिथेलियल टिश्यू, फिर है मसल्स टिश्यू, उसके बाद क्या है? नर्व टिश्यू। ये टिश्यू जो मतलब ऊतक के ग्रुप हैं, आपस में मिलके ये पूरे ऑर्गन्स जो मैं भी बताया, अंग मिलके बन रहे हैं। और ये अंग जो है, ये अंग जो है आपस में मिलके क्या बन रहा है? शरीर। तो आपने देखा सबसे छोटी इकाई कौन है? कोशिका। कोशिका से ग्रुप से क्या मिलके बन रहा है? ऊतक। ऊतक का ग्रुप क्या मिलके बन रहा है? अंग। और अंग से जो पूरा पूरा क्या किनका निर्माण हो रहा है? शरीर का निर्माण हो रहा है। तो आपने देखा कि किसी भी जीव की क्रियात्मक, मतलब जो क्रिया कर रही है, कोई भी वर्क जो होता है किससे होगा? कोशिका। संरचनात्मक, स्ट्रक्चर, मतलब कोशिका के समूह ही एक किसी भी संरचना का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। तो वही है जो हम लोग इसके डेफिनेशन देखें। कोशिका किसी भी जीव की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई कहलाती है। कोशिका के समूह को ऊतक, ऊतक के समूह को अंग, और अंग के समूह को क्या बोला जाता है? शरीर या अंग तंत्र कहा जाता है। तो मेरे हिसाब से आप सभी को बहुत अच्छे ढंग से ये कोशिका का जो डेफिनेशन है और कोशिका से मिलके क्या बनता है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग कोशिका के कोशिकांग देखेंगे। कोशिका के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? किस
जीव विज्ञानी ने इनके बारे में बताया था, उनको देखते हैं आगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि कोशिका में प्रमुख खोज, जो कोशिका को सबसे पहली बार कौन देखा, फिर कोशिका के जितने भी हैं ऑर्गन्स हैं उनको किसने देखा, उसको सबसे पहले देखते हैं। तो आप देखेंगे कोशिका की खोज, कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की थी? तो कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। ठीक है, कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे, अब यहाँ पे बता रहा हूं कि कोशिका को रॉबर्ट हुक ने जब पहली बार कोशिका देखा था वो मृत कोशिका था। वो क्या था? मृत कोशिका था। उन्होंने लकड़ियों पे देखा था तो इसलिए वो कोशिका क्या थी? मृत थी। लेकिन जीवित कोशिका पहली बार लाइव जो सेल है उनको किन्होंने देखा? तो पहली जीवित कोशिका को सबसे पहले किसने देखा था? तो वो था एवी हॉक, एंटोनियो ल्यूवेन हॉक, इन्होंने। तो याद रखेंगे कोशिका की खोज किसने की थी? तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। और वो किसमें देखे थे? लकड़ी में देखे थे। तो वो कोशिका क्या थी? मृत थी। आपको पता है पौधे जीवित रूप में होते हैं, लेकिन जब वो मरते हैं तब वो लकड़ी होता है, तो लकड़ी में जो भी सेल्स होंगे वो क्या होंगे? मृत होंगे। तो मृत कोशिका को पहली बार किसने देखा था? रॉबर्ट हुक ने। तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने, लेकिन उन्होंने जो भी कोशिका देखी थी वो क्या थी? मृत थी। ठीक है, डेड सेल थी। लेकिन उसके बाद लाइव सेल जीवित कोशिका किन्होंने देखा है? तो जीवित कोशिका एवी हॉक, ये है एवी हॉक, बहुत ही महत्वपूर्ण वैज्ञानिक है। आगे इनके बारे में एक बार और देखेंगे। ठीक है, तो आपने क्या देखा? तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक, जीवित कोशिका की खोज एवी हॉक। आगे आते हैं, फिर देखेंगे कोशिका की केंद्रक की खोज। जो कोशिका का जो मस्तिष्क होता है, जो सेंटर होता है, जैसे हमारे मानव का सबसे महत्वपूर्ण जो हिस्सा है वो क्या है? ब्रेन है, मस्तिष्क है, जो रेगुलेट करता है पूरे बॉडी को, सोचना समझना और जितनी भी क्रियाएं हैं उनको पूरे संचालन का काम कौन करती है? मस्तिष्क करती है। उसी प्रकार कोशिका का जो एचओडी समझो, एचआर विभाग समझो, हेड ऑफ डिपार्ट समझो, वो कौन है? तो वो है मस्तिष्क। कौन है? केंद्रक। तो कोशिका की केंद्रक की खोज सबसे पहले किसने देखा था? रॉबर्ट ब्राउन ने। ये रॉबर्ट ब्राउन है, देखो। तो रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे पहले, ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे पहली बार कोशिका की किसके देखा था? केंद्रक को देखा। तो केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। आगे आते हैं कोशिका सिद्धांत के जनक। किसके आते हैं? कोशिका सिद्धांत के जनक। सबसे पहले देखेंगे कोशिका सिद्धांत क्या है। जैसे ही मैंने आपको बताया कि कोशिका की खोज हुई, कोशिका की खोज हुई, तो कोशिका के आपने देखा कि कोशिका के जो ग्रुप है उनको ऊतक बोलते हैं। ऊतक से क्या बनता है? अंग बनता है। अंग से मिलकर क्या बनता है? शरीर बनता है। आप सब ने देखा। लेकिन यहां पे कोशिका है क्या? तो कोशिका के बारे में पहली बार थ्योरी, सिद्धांत दिया तो कोशिका किसी भी जीव की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई है। कोशिका सबसे छोटी इकाई है। ये सारे चीजों के बारे में जो आप डेफिनेशन में पढ़े और जो सिद्धांत है जिन्होंने दिया, उनका नाम था, दो वैज्ञानिक थे, स्लाइडेन एवं स्वान, या स्लीडेन और स्वान कहा जाता है। ठीक है, तो आपने क्या देखा? दो वैज्ञानिक थे। कोशिका सिद्धांत के जनक मतलब कोशिका जो है किसी भी जीव की कितनी इंपॉर्टेंट इकाई है, कहाँ पे होती है, क्या आकार है, उसकी क्या भूमिका है, सारी चीजों के बारे में जो गहन अध्ययन और एक थ्योरी, एक एनालिसिस करके एक बहुत अच्छा विश्लेषणात्मक थ्योरी जिन्होंने दी, उनका नाम था स्लाइडेन और स्वान। तो कोशिका किसी भी जीव की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई है। इनके बारे में बहुत अच्छे ढंग से एक सिद्धांत एक प्रतिपादित किया, उनका नाम था स्लाइडेन और स्वान जी। आगे आते हैं, अब आते हैं कोशिका। ठीक है, कोशिका का आकार। तो कोशिका का जो आकार है उसको देखेंगे कि सबसे छोटी कोशिका और सबसे बड़ी कोशिका, कोशिका कहां से लेके कहां तक पाई जाती है। तो आप ध्यान देंगे कोशिका का आकार 0.5 माइक्रोन से लेके 20 माइक्रोन तक होती है। अर्थात सबसे छोटी जो कोशिका होगी वो कितनी होगी? 0.5 माइक्रोन की होगी। ठीक है, और सबसे बड़ी जो होगी वो कितनी होगी? 20 माइक्रोन की होगी। ठीक है, तो सबसे यहां पे देखो सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा की कोशिका होती है। किसकी होती है? माइकोप्लाज्मा। आप देख सकते हैं ये माइकोप्लाज्मा की संरचना है। ये पूरे सबसे मतलब आप देखेंगे कि जितने भी जीव हैं और जितने भी विषाणु, जितने भी संरचना है, उसमें सबसे छोटी जो कोशिका है वो किसकी है? माइकोप्लाज्मा। किसको कई जगह जोकर भी कहा जाता है, ये माइकोप्लाज्मा की कोशिका है। ठीक है, इसमें आप देख सकते हो कि ज्यादा कोशिका के, अभी कोशिका के
सेल ऑर्गन्स पढ़ेंगे, कोशिकांग पढ़ेंगे, उसमें देख सकते हैं इसमें ज़्यादा नहीं दिख रहे हैं। सोल्यूबल घुला हुआ आरएनए, राइबोसोम, डीएनए, सोल्यूबल प्रोटीन, फिर है 3 लेयर ऑफ सेलुलर मेम्ब्रेन, मतलब 3 जो स्तर है वो कोशिका झिल्ली की, और उसके बाद है साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य। ठीक है, इसको आगे और डिटेल करेंगे तो अब चीजें और क्लियर हो जाएगा। आप देख रहे हो बहुत ही सरल क्या है, इसकी कोशिका है। तो सबसे छोटी कोशिका जो है मैंने किसका बताया, माइकोप्लाज्मा की। अब आते हैं सबसे बड़ी कोशिका। जो सबसे बड़ी जो कोशिका है वो है शुतुरमुर्ग के अंडे की, 20 माइक्रोन की है। कितने माइक्रोन की, 20 माइक्रोन की। अब आप देख सकते हो कि एक व्यक्ति वो एग को, शुतुरमुर्ग के अंडे को पकड़ा हुआ है और किस साइज का है, मतलब समझ सकते हो। इसका ऑमलेट बनाएंगे ना तो हम लोग बोलते नहीं परात में बनाना पड़ेगा, ठीक है ना, घर में सब लोग मिल के खाएंगे, ऐसा टाइप का परात में बनेगा इसका ऑमलेट। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो होता है, आप समझ गए कि सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है, शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। ठीक है, उसके जो सेल का जो आकार होता है वो कितना होता है, 20 माइक्रोन का होता है। कितने का माइक्रोन का होता है, 20 माइक्रोन का होता है। ठीक है, उसके बाद आगे आते हैं जो कोशिका होती है वो 2 प्रकार की होती है, यहां पे देखेंगे। ठीक है, कोशिका जो होगी वो 2 प्रकार की होगी। ठीक है, कोशिका का प्रकार, ठीक है, टाइप ऑफ सेल। एक को कहा जाता है पूर्व केंद्रीय, ठीक है, या इसे ही कहा जाता है प्रोकैरियोटिक, और दूसरे को कहा जाता है सुकेंद्रीय, इसे ही कहा जाता है यूकैरियोटिक। ठीक है, तो समस्त सेल जो है उनको 2 भागों में बांटा जाता है। एक जो अल्प विकसित, अत्यंत सरल, जब पृथ्वी बनी, जब पृथ्वी संरचना बनी तो पहली बार जिस कोशिका का निर्माण हुआ उस कोशिका को किस नाम से जाना जाता है, पूर्व केंद्रीय। मतलब जब केंद्र नहीं बना था, सेंटर नहीं बना था कोशिका में, जब केंद्रक का निर्माण नहीं हुआ था, उससे पहले की जो है उसको पूर्व केंद्रीय क्या कहा जाता है, प्रोकैरियोटिक कहा जाता है। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, जब वो थोड़ा डेवलप हो गया, थोड़ा विकसित हो गया, तो उसको क्या कहा जाता है, सुकेंद्रीय, या क्या कहा जाता है, यूकैरियोटिक कहा जाता है। तो आप ये देखिए कि कोशिका के 2 प्रकार हैं। कितने प्रकार है, 2। सबसे पहली बार जब कोशिका निर्माण हुआ तो अत्यंत सरल था, उसको पूर्व केंद्रीय, प्रोकैरियोटिक। जब वो डेवलप हो गई, विकसित हो गई, तब उसको क्या बोला गया, सुकेंद्रीय या यूकैरियोटिक। फिर इनको देखते हैं अपन, तो देखते हैं प्रोकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक पूर्व केंद्रीय कोशिका है, पहला प्रकार है। देखो, प्रोकैरियोटिक कोशिका वे कोशिकाएं हैं जिनमें केंद्रक तथा सुविकसित कोशिकांग का क्या होता है, अभाव होता है। यहां पे मैं थोड़ा सा बताऊंगा, 1 मिनट। ठीक, अब यहां पे कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में थोड़ा सा आपको समझाता हूं। ठीक है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में जो डिफरेंट है यहां पे आपको बता रहा हूं। ठीक है, ये समझिए, ये कोशिका है ना, और इसमें जो भी गुणसूत्र है ऐसे बाहर में बिखरे हुए हैं। अब यहां पे देखते हैं, ये एक कोशिका है।
देखो यहाँ पे दोनों को बता रहा हूँ, दोनों में जो बेसिक डिफरेंट है उसको समझिएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका और इसको बोलते हैं यूकैरियोटिक कोशिका, ठीक है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में इधर ध्यान से देखिए, इसमें केंद्रक नहीं है और इसमें केंद्रक है। तो इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता, इसमें केंद्रक पाया जाता है। इसमें केंद्रक झिल्ली, जब केंद्रक नहीं पाया जाएगा तो झिल्ली कहाँ से पाया जाएगा? तो इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती, इसमें केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। फिर यहाँ देखेंगे इसमें कई प्रकार के कोशिकांग है, मतलब इसको गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, ये सब बड़े विकसित कोशिकांग, कोशिका के अंग अर्थात कोशिकांग या सेल ऑर्गन, बड़े सेल ऑर्गन्स पाए जाते हैं। और यहाँ पे किसी भी प्रकार के बड़े सुविकसित कोशिकांग नहीं पाए जाते। तो ये सबसे शुरू में यदि बोलेंगे सबसे पहले कौन बना, तो प्रोकैरियोटिक बना। तो चार डिफरेंट आपको समझ में आ गया। इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता, केंद्रक पाया जाता है। केंद्रकी पदार्थ जीव द्रव्य में घूमते रहते हैं, उसमें केंद्रक झिल्ली से बंधे रहते हैं। फिर उसके बाद देखिए इसमें सुविकसित कोशिकांग नहीं पाया जाता, उसमें सुविकसित कोशिकांग पाया जाता है। राइबोसोम, ये छोटी छोटी दिख रही है ना, इस संरचनाओं को राइबोसोम कहा जाता है। बहुत छोटा कोशिका का अंग है जिसे कोशिकांग कहेंगे। सबसे छोटा कोशिकांग होता है राइबोसोम। राइबोसोम को प्रोटीन का कारखाना कहा जाता है। राइबोसोम को प्रोटीन का कारखाना कहा जाता है। तो प्रोटीन का कारखाना मतलब प्रोटीन बनाने की, मतलब प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग करने का ये फैक्ट्री है, समझिए। तो इसमें विकसित प्रकार का पाया जाता है, तो उसको कहा जाता है 80S प्रकार का यहाँ पे राइबोसोम पाया जाएगा, और यहाँ पे पाया जाएगा 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। आया समझ में इतना? ठीक है। तो यहाँ फिर एक बार देखते हैं, देखो। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में वे कोशिकाएं हैं जिनमें केंद्रक कला, मतलब जो केंद्रक की झिल्ली है वो, फिर उसके बाद है केंद्रक तथा सुविकसित कोशिकांग का अभाव होता है। आपने यहाँ पे देखा, ये जो तीनों वर्ड में आपको बताया, केंद्रक कला मतलब केंद्रक झिल्ली नहीं है, ना सुविकसित कोशिकांग है, और ना ही क्या है, क्या पाया जाता है, सुविकसित कोशिकांग नहीं पाए जाते। आगे देखेंगे इनमें 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। केंद्रक पदार्थ कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र रूप से बिखरे होते हैं, जैसे DNA और RNA कोशिका द्रव्य में सीधे संपर्क में रहते हैं। और उदाहरण के लिए जीवाणु, विषाणु, रिकेट्स और हरे नीले शैवाल। इसमें कैसे प्रश्न आता है? इसमें सीधा आता है निम्नलिखित में से कौन सा प्रोकैरियोटिक कोशिका है, फाइंड करिए, या इनमें से कौन सा प्रोकैरियोटिक कोशिका या नहीं है करके ये प्रश्न आता है। तो इनके एग्जाम्पल से याद रखेंगे। और आपको जो 70S प्रकार का राइबोसोम है, यूकैरियोटिक में 80S प्रकार का मिलेगा, उसको ध्यान दोगे। फिर ध्यान देते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं वे कोशिकाएं हैं जिनमें केंद्रक कला और केंद्रक सुविकसित कोशिकांग का क्या होता है, अभाव होता है। इनमें 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। केंद्रक पदार्थ कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र रूप से बिखरे होते हैं। DNA व RNA कोशिका द्रव्य के डायरेक्ट किस में रहते हैं, संपर्क में रहते हैं। उदाहरण के लिए देख लिए जीवाणु, विषाणु, रिकेट्स, हरे नीले शैवाल, ETC एटसेट्रा। आगे आते हैं, ठीक है। यूकैरियोटिक कोशिकाएं, इसको सुकेंद्रीय कहा जाता है। जब प्रोकैरियोटिक डेवलप्ड हो गई, विकसित हो गई, तब यूकैरियोटिक कोशिका मिलकर बना। मतलब आप, हम सब जितने भी पेड़ पौधे दिखते हैं, हम सब कौन से हैं? यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं, सुकेंद्रीय। तो आप देखो, वे कोशिकाएं जिनमें केंद्रक कला मतलब सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली को कहा, क्या मतलब केंद्रक झिल्ली को क्या कहा जाता है? केंद्रक कला। केंद्रक व पूर्ण विकसित कोशिकांग पाए जाते हैं। इनमें प्रकार के, इनमें याद रखेंगे 80S प्रकार के, वहां पे नहीं लिखा हुआ है, 80S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। DNA व RNA के सीधे संपर्क में नहीं होते, इसमें गुणसूत्रों में हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। उदाहरण के लिए सभी पौधे एवं जंतु। जितने भी विकसित जीव हैं वो सब क्या होते हैं? यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। तो मैंने आपको बताया कि जो कोशिकाएं हैं कितने प्रकार की पाई जाती है? 2। अल्प विकसित कोशिका को क्या कहा जाता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका। और विकसित कोशिका को क्या कहा जाता है? यूकैरियोटिक कोशिका। तो दोनों में बेसिक जो डिफरेंट है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं, ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में दोनों में तुलना है, इससे प्रश्न बनते हैं, तो इसको विशेष रूप से ध्यान देना है। ये कोशिका अत्यंत सरल होती है, बहुकोशिकीय जटिल होती है।
केंद्रक अनुपस्थित होते हैं, केंद्रक उपस्थित होते हैं, विकसित कोशिकांग का अभाव होता है, विकसित कोशिकांग की उपस्थिति होती है, केंद्रकीय पदार्थ कोशिका द्रव्य के संपर्क में रहते हैं, केंद्रीय पदार्थ कोशिका द्रव्य से अलग रहते हैं। राइबोसोम 70S प्रकार का पाया जाता है। राइबोसोम किस प्रकार का पाया जाता है? 80S, जीवाणु, प्रोटोजोआ, लाल नीले हरे शैवाल, ये सब देखे, और समस्त पौधे और जंतु इसमें आएंगे। उसके बाद यहाँ पे ये वाला मतलब स्लाइड कंप्लीट होता है। फिर आगे हम लोग इसके बारे में और देखेंगे, और ये जो हमारा जो सीरीज है वो कंटिन्यू चलते रहेगा। ठीक है।